नमस्कार। सोलार सिस्टम की हम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो देख ही चुके थे। आज ये लास्ट और थर्ड पार्ट है। इसमें आज हमें केवल और केवल देखना है हमारे, अब तक हमने सोलार सिस्टम में सन के बारे में समझ लिया और जितने भी बाकी प्लैनेट्स है उसके बारे में समझ लिया, लेकिन जो हमारा सोलार सिस्टम है यानी कि सौर मंडल है उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह यानी कि हम एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारे, और उसके अलावा मून यानी कि चंद्रमा। अब इन सब में हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रॉइड से। कुछ ऐसे पत्थर जो कि इतने बड़े ना हो कि हम उनको ग्रह बोल सकें, लेकिन उनसे थोड़े से छोटे हों, तो उनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह, जो कि इस समय प्लूटो को हमने बौने ग्रह में रख दिया है। उसके बाद अगर और भी छोटे पत्थर हैं, छोटे यानी कि छोटे, इसका मतलब वो भी साइज में काफी ज्यादा बड़े होंगे, कई 100 किलोमीटर में भी हो सकते हैं, तो वो जो घूम रहे हैं आसपास, तो उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। यानी कि सबसे बड़े जो घूम रहे हैं वो तो हो गए ग्रह, उनसे और जो छोटे हो गए उनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह। देखिए, बौना ग्रह जो होता है वो होता ग्रह की तरह ही है, लेकिन वो क्या करता है कि जो ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट को क्रॉस कर देता है। अब ये जो एस्ट्रॉइड है जिनको हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह भी, ये एस्ट्रॉइड है कहाँ? ये एस्ट्रॉइड वैसे तो काफी जगह घूम रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, जो लाखों की संख्याओं में घूम रहे हैं, वो है जैसे यह सन के बाद कौन सा ग्रह आता है, इससे पहली वाली वीडियो में बताया गया था। सन के बाद आता है बुध के बाद आता है शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। तो ये जो मंगल है और आगे है बृहस्पति, उन दोनों के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर, यह है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। एस्ट्रॉइड समझ में आ गया। एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह हम इनको बोलते हैं, यानी कि ये बौने ग्रह से भी छोटे हैं, पत्थर हैं, लेकिन वो फिर भी वो काफी बड़े हैं। अब ये जो एस्ट्रॉइड है ये करते क्या है? अब जब ये एस्ट्रॉइड, अब काफी सारे एस्ट्रॉइड इस तरीके से घूम रहे हैं, एक बेल्ट में काफी सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, वो एस्ट्रॉइड आपस में टकरा जाते हैं। अब या तो अब वो टकराने के बाद फिर करेंगे क्या? अब वो ऑर्बिट में तो घूमेंगे नहीं, टकरा के या कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। तो टकराने के बाद हमें सबसे ज्यादा खतरा ये रहता है कि टकराने के बाद वो हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। जो एस्ट्रॉइड है वो हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों की संख्याओं में एस्ट्रॉइड या और भी धूल मलबा पृथ्वी की तरफ आता रहता है डेली, लेकिन तब भी हमें उनसे कोई खास ऐसा खतरा नहीं होता है। जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड वो है सेरस। सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है सेरस, और ये जो सेरस एस्ट्रॉइड है इसको अब इन्होंने बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया, यानी ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में इन्होंने रख दिया है, क्योंकि ये काफी बड़ा है। जो ये वेस्टा है, फॉरवेस्टा एक एस्ट्रॉइड है, फॉरवेस्टा के नाम से, वो एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। नंगी आंखों से ग्रह कौन कौन से देख सकते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, जितनों के नाम हफ्ते के ऊपर है, यानी कि बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह हैं, और शुक्र, ये जो ग्रह है इन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और एस्ट्रॉइड कौन सा है? एस्ट्रॉइड है फॉरवेस्टा, उसका नाम है, जिसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं बिना टेलीस्कोप के। इसके बाद अब बात आती है, एस्ट्रॉइड तो आपने सुना, अब एक वर्ड होता है मीटियोर, जिसका नाम है हिंदी में उल्का, एक होता है मीटियोराइट्स जिसका नाम है उल्का पिंड। तो अब ये क्या है? तो देखिए, यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है, यह है अर्थ, और ये अर्थ का ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है, ये इसका है वायुमंडल, ये अर्थ का है वायुमंडल, और ये है पृथ्वी। अब जब कोई एस्ट्रॉइड बाहर घूम रहा है तो वो हमारे लिए एस्ट्रॉइड। कोई पत्थर बाहर घूम रहा है वो क्या है? हमारे लिए एस्ट्रॉइड है, यानी कि क्षुद्र ग्रह है। जब वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से मिलने आ रहा है, अब वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ चुका है, यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, अब क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटी है, तो वो खींचेगी उसको अपनी तरफ। तो अब ये अर्थ के वायुमंडल में आ चुका है। जब ये वायुमंडल के अंदर आ जाएगा तब हम इसको बोलेंगे मीटियोर। इसी एस्ट्रॉइड को जब वो वायुमंडल के अंदर आ जाएगा तब हम बोलेंगे मीटियोर, यानी कि हिंदी में उल्का। और जब ये मीटियोर पृथ्वी की सतह से टकराएगा तो हम बोलेंगे मीटियोराइट, यानी कि उल्का पिंड, तब हम बोलेंगे इसको मीटियोराइट। अब क्या सारे एस्ट्रॉइड मीटियोर बनते हैं? नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड तो बहुत सारे हैं,
लेकिन पृथ्वी की तरफ तो उनमें से कुछ 100 ही आते हैं। लेकिन अब क्या सारे मीटियोर जो एक बार मीटियोर बन चुके हैं यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आ गए, क्या वो पृथ्वी से टकराएंगे? नहीं, लगभग लगभग एक भी नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो इतना ज्यादा डेंस है, इतना ज्यादा सघन है कि जब मीटियोर कोई पत्थर ऊपर हवा से आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ग्रेविटी की वजह से बढ़ती जाती है 9.81 जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो उसके कारण इसकी स्पीड इतनी बढ़ती जाती है कि हवा इसकी सतह से टकराने लगती है आपस में, घर्षण से। तो जब वो पत्थर हमारे यानी कि एस्टेरॉइड घूम रहे हैं अंतरिक्ष में तो हम उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। लेकिन जब वही पत्थर पृथ्वी की तरफ आने लगे और वो पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाए तब हम उनको बोलते हैं मीटियोर। और जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो क्योंकि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है सघन यानी कि डेंस, तो जब ये पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? लगभग 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। तो 10,000 किलोमीटर की दूरी को उसको तय करना पड़ेगा हवा में। और जब इतना ज्यादा ये एक स्टोन ऊपर से आएगा तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा हवा का, इतना ज्यादा घर्षण लगेगा, इतना हाई टेम्परेचर इसका होता है कि इसमें आग लग जाती है मीटियोर के अंदर, यानी इस पत्थर के अंदर आग लग जाती है और ये हवा में ही राख बन जाता है, यानी कि ये पृथ्वी तक नहीं आ पाता। ये एक मीटियोराइट टकराया था मैक्सिको में और उसने अभी इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि मैक्सिको में ये टकराया था और उसने एक इतना बड़ा गड्ढा बना दिया गया है। और यही वो एक गड्ढा है जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट अभी तक यही मानते हैं कि यहीं पर जो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले ये टकराया था एक एस्टेरॉइड आकर और इतनी भयानक तबाही उसने की थी कि डायनासोर वगैरह और जितने भी 75% हमारा पूरी जितने भी लिविंग प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो सभी खत्म हो गए थे। और डायनासोर्स भी माना जाता है कि उसी ही एक तबाही की वजह से खत्म हो गए। मीटियोराइट्स हैं और मीटियोर हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? एस्टेरॉइड, सबसे पहले 3 नाम है, एस्टेरॉइड, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। तो एस्टेरॉइड्स यानी कि इसमें लग रहा है ए, एस्टेरॉइड। ए से हम याद रखेंगे अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं तो ये हो गए हमारे लिए एस्टेरॉइड, ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। अब ये मीटियोर और मीटियोराइट्स दोनों में मैं आ रहा है, मैं से हम वर्ड देखेंगे, इसमें दोनों में वर्ड आ रहा है मीट। मीट का मतलब मिलना, स्पेलिंग को हम छोड़ देते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, तो ये हमसे मिलने आ गए। मीटियोर इसका मतलब ये मिलने आ गया हमसे, यानी कि पृथ्वी के वातावरण में आ चुका है, अभी हमसे मिलने आ रहा है। लेकिन जब ये मिलने आ रहा है तो हमारे वातावरण ने कहा नहीं भाई हम मिलने तुझे नहीं देंगे, हम तुझे मिलने नहीं देते हैं। लेकिन कुछ न कुछ इतने ज्यादा बड़े होते हैं मीटियोर कि वो पूरे जल भी नहीं पाते, तो इसलिए वो पृथ्वी पर गिर ही जाता है, कुछ ना कुछ अंश उनका पृथ्वी पर गिर ही जाता है। तो जिनको गिर गए उनको मिलने का राइट्स मिल गए, यानी कि मिलने का अधिकार मिल गया, तो वो कहलाए गए मीटियोराइट्स। और जो नहीं मिल पाए वो है मीटियोर। क्षुद्र ग्रह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्कवरीज के लिए, क्योंकि हमें ये जानना रहता है कि अंतरिक्ष में और कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्या क्या मटेरियल है, क्या अंतरिक्ष में जो और बाकी ग्रह हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, हमें ये सब जानना जरूरी रहता है। तो इसी वजह से ये साइंस में अगर डिस्कवरी करनी हो तो उनके लिए ये मीटियोराइट्स बहुत जरूरी है। ये मीटियोराइट्स जब पृथ्वी पर टकरा जाते हैं फिर साइंटिस्ट वहाँ की मिट्टी लेकर उसके अंदर जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं कि इसमें क्या क्या केमिकल्स पाए गए हैं, क्या इसमें पानी है कि नहीं, ये सब चीज़ों को इसमें, तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये मीटियोराइट्स। एक थियरी ये भी कहती है कि मीटियोराइट्स की वजह से ही हमारा चांद बना है, यानी कि एक बहुत बड़ा मीटियोराइट अर्थ से टकराया और टकराने के बाद वो अर्थ का ही एक हिस्सा तोड़कर उसके चारों तरफ घूमने लगा। यानी पहले केवल अर्थ थी, उसका कोई मून नहीं था, यानी कि कोई उसका चंद्रमा नहीं था, लेकिन जब एक मीटियोराइट उस पर टकराया तो टकराने के बाद इस तरीके से टकराया कि अर्थ तो रोटेट करने ही लगी, साथ ही साथ उसने एक मून भी घुमा दिया, यानी कि एक मून को, यानी कि वो अर्थ का ही एक टुकड़ा है वो ही घूमने लगा। अब इस थियरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट इस वजह से मिल जाता है क्योंकि जब मून की हमने सॉइल को देखा, मिट्टी को देखा, तो उसमें वही केमिकल कंपोजिशंस पाए गए जो कि अर्थ पर है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ये दोनों एक ही मिट्टी हो कभी और बाद में जाके वो मून अलग हो गया। अब अगर हम मून की बात करते हैं, जो इस तरफ है मून, तो मून क्या है? मून सेकंड ब्राइटर है, यानी कि सबसे नंबर 1 पे हमारा सबसे ज्यादा चमकीला कौन है? हमारे लिए सूर्य। सूर्य के बाद कौन है? चंद्रमा। और अगर हम ऐसे ही सीरीज में आगे बढ़ते हैं कंपटीशन के लिए
तो सबसे ज्यादा सूर्य यानी कि सन, उसके बाद मून यानी कि चंद्रमा, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र जो हमें सबसे ज्यादा चमकीला है, शुक्र, उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति, उसके बाद सीरियस स्टार यानी कि तारा। यानी सूर्य के बाद अगर कोई स्टार हमें चमकीला दिखाई देता है वो है सीरियस स्टार। अब इसके बाद मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? पहले साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले उसमें हवा थी। अब जो हम बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ये मानते हैं और साइंटिस्टों ने ये माना है कि मून एक पृथ्वी का ही पार्ट था, ये सारे क्वांटम एस्ट्रोनॉमी के अंदर आते हैं। यानी ये भी माना गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हाँ सपोर्ट इन थ्योरी को मिल जाता है। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि मून पर एक समय पहले वायुमंडल हुआ करता था। एक थ्योरी, दूसरी वो ये कहती है कि वायुमंडल हुआ करता था, लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी कम है कि उस ग्रेविटी की वजह से ये अपनी हवाओं को समेट नहीं पाया। जैसे ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, अब ये अर्थ में ये चारों ओर इसके 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल है, लेकिन इस पृथ्वी की ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से इसको खींचती है अपनी तरफ हवाओं को, तो इसलिए हवा इससे छुटकर जा नहीं पाती। लेकिन मून की ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, यानी 6वां भाग है, तो इसी वजह से वो अपने गैसों को रोक कर नहीं रख पाया और वो सारे उसका गैसेस वगैरह चली गई। अब जो मून पर सबसे पहला कदम रखा वो किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किस यान से गए थे? उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 यान था, याद रखना पड़ेगा हमें, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। लेकिन हम दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम भूल जाते हैं। जो दूसरे, उनका नाम है बज एल्ड्रिन। यानी कि 2 एस्ट्रोनॉमर्स गए थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक बज एल्ड्रिन। और इन्होंने जो पहला कदम रखा चांद पर, उसको हम क्या बोलते हैं? जो इन्होंने पहला कदम रखा उसको हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब जो मून है, मून के पास अपनी तो लाइट है नहीं, तो मून के ऊपर रोशनी पड़ती है सूर्य की, और सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद फिर हमको मून दिखाई देता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मून से पृथ्वी तक रोशनी आने में, यानी अगर मून की भी हम रोशनी की बात करें तो कितना समय लगता है? तो वो 1.3 सेकंड लगते हैं मून से पृथ्वी तक रोशनी आने में। अब ये मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है, और इसी तरीके से जो बाकी ग्रह हैं उनके पास भी, अधिकतर के पास सैटेलाइट है। तो मून एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ की है, और सबसे बड़ी सैटेलाइट किसकी है? वो है बृहस्पति की। क्या नाम है? गैनीमीड। तो नंबर 1 सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड, और सेकंड नंबर पे अगर हम सबसे बड़ी सैटेलाइट देखें, पहले ही तो है गैनीमीड जो कि है बृहस्पति की सैटेलाइट, सेकंड नंबर पे है टाइटन जो कि है शनि की सैटेलाइट। उसी तरीके से सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी है? तो सबसे छोटी सैटेलाइट है डिमोस। सबसे छोटी सैटेलाइट है डिमोस। किसकी है सैटेलाइट ये सैटेलाइट है मंगल की। मंगल की 2 सैटेलाइट है, एक फोबोस और एक डिमोस, और इनकी हिंदी में नाम है डर और खौफ। ये 2 इनके नाम है हिंदी में, फोबोस और डिमोस। तो ये जो डिमोस सैटेलाइट है जो कि मंगल की है, ये सैटेलाइट है सबसे छोटी। और मंगल ग्रह के बारे में, कि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि हमें रात को भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वो लाल कलर का दिखाई देगा। लाल कलर का हमें रात को भी दिखाई दे सकता है। बाकी जो शुक्र है, बुध है, वो हमें या तो सुबह को या शाम को ही दिखाई देते हैं। अब इसके बाद अब जो लूनर मंथ है और ये साइनोडिक मंथ है, यानी कि लूनर मंथ कह लो या फिर साइनोडिक मंथ कह लो, ये जो मंथ है ये होता है 29.5 दिन का, यानी कि 29 सही 1/2 दिन का होता है लूनर मंथ, जो कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है। और इसके बाद जो ये साइड्रियल मंथ है, ये नक्षत्र मास इसको हिंदी में कहते हैं हम, ये होता है 27 सही 1/3 दिन का। 27 सही 1/3 दिन का। अभी हम समझ लेंगे कि ये दोनों मंथ है क्या। अभी फिलहाल हम इसी को देखकर आगे बढ़ते हैं। जो चंद्रमा है, चंद्र की कलाएं बोलते हैं हम जिसमें कि जो चांद है वो कभी छोटा, फिर हमें बड़ा बड़ा और बड़ा, फिर पूर्णिमा आ जाती है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे साइज अपना कम करता है और फिर अमावस्या आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो शुक्ल पक्ष है वो हम बोलते हैं जो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, यानी कि अमावस्या से कह सकते हैं लगभग 15 दिन, वैसे 14 दिन लगते हैं। तो 14 दिन लगते हैं अमावस्या से पूर्णिमा को जाने में। अमावस्या यानी कि ये मून है ही नहीं, उसके बाद थोड़ा सा मून आया और बड़ा आया और बड़ा, ये आ गई पूर्णिमा। तो यहां से लेके यहां तक ये जो 14 दिन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और जब चांद दोबारा से धीरे धीरे छोटा होगा, जैसे ये था,
फुल मून यानी कि पूर्णिमा, पूर्णिमा से बाद इतना हटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम हुआ, उसका थोड़ा सा और कम हुआ, फिर हो गई अमावस्या। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। अब इनके भी कुछ नाम रख रखे हैं, जैसे ये यानी मून है ही नहीं, मून हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इसको हम बोलते हैं न्यू मून, इंग्लिश में न्यू मून, हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। इसके 4 दिन बाद यानी कि हम जितनी भी अब गणना करेंगे वो अमावस्या के दिन को करेंगे। अमावस्या का दिन है 0 का दिन, इसके अगला दिन हो गया पहला दिन। तो अमावस्या से जो चौथा दिन रहता है उसमें चांद कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट, वैक्सिंग क्रेसेंट। और इसके जो 7 दिन बाद हमें चांद दिखाई देता कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। और अमावस्या से ही जो 10वें दिन हमें चांद दिखाई देता है वो चांद दिखाई देता है वैक्सिंग गिबोस, वैक्सिंग गिबोस। इसके बाद जो अमावस्या से 14वें दिन का चांद होता है, यानी कि 14वें का चांद जो हमें दिखाई देता है सबसे बड़ा चांद, यानी कि जो मैक्सिमम हमें चांद दिखाई देता है पूर्णिमा का, वो हमें जो 14वें दिन होता है उसको दिखाई देता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फुल मून यानी कि पूर्णिमा। और इसके बाद 14 से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चांद दोबारा से घटने लगता है। तो अमावस्या से फिर अगर हमारे 17वें दिन पर, तो उसको हम बोलते हैं वैनिंग गिबोस, वैनिंग गिबोस। गिबोस ये वहीं से ही है, इसके पीछे से लिया है, बस यहां था वैक्सिंग, यहां था वैनिंग, यहां था वैक्सिंग और यहां था वैनिंग। वहां क्योंकि बढ़ता हुआ था वो, और यहां पे ये वैनिंग यानी कि वैनिश होता हुआ है, अब खत्म होता हुआ, तो ये है वैनिंग। इसके बाद फिर यहां से 14 दिन हो गया, 17 दिन, फिर यहां से 21 दिन, 21 दिन को हम बोलते हैं लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर। और उसके बाद यहां से जो 25वें दिन होता है उसको हम बोलते हैं वैनिंग, वैनिंग क्रेसेंट। तो ये है चंद्रकलाएं। ये एग्जाम जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह, उसमें तो ये नहीं पूछता, लेकिन जो थोड़ा हम हायर लेवल के अगर हम देते हैं एग्जाम तो उसमें ये पूछ लेते हैं। ये हो गई चंद्रकलाएं। अब इसके बाद जो मून है, मून का हमें कितने % का हिस्सा दिखाई देता है? तो जो मून है, मून का टोटल, अब इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो बनता है 50%, जो ये भी सही आंसर है, और एक बनता है 59%, जो कि ये भी सही आंसर है। लेकिन कहां कौन सा आंसर देना है, अब इस बात को हम समझ लेते हैं। अब ये मून हमें किस तरीके से 59%, कहीं आपने पढ़ा होगा कि 59% हम मून को देख सकते हैं पृथ्वी से, और कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि 50%। उसका लॉजिक ये है कि ये है मून, ये है पूरा कंप्लीट मून, और ये है अर्थ, हमारी पृथ्वी। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी से चांद का कितना % हिस्सा दिखाई देता है, तो उसका आंसर होगा 59%, 59%। क्यों? क्योंकि हमें पूरी अर्थ से देखना है। तो एक व्यक्ति ने देखा यहां से, उसे मून दिख गया इस तरीके से, यहां तक का देख सकता है वो। दूसरा एक व्यक्ति देख रहा है यहां से, तो वो इस तरीके देख सकता है। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, यानी कि ये पूरा का पूरा मून हमें विजिबल है। केवल कितना हम नहीं देख पा रहे हैं, केवल इतना ही मून है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, और इतना मून हम पूरा देख पा रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ के, क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी से कितना देख सकते हैं, तो यहां से देखा हमने मून को, इतना देख लिया, यहां से हमने मून को देखा, इतना देख लिया, यानी केवल इतना हिस्सा पीछे का रह गया, बाकी आगे का हमने देख लिया। कितना देख लिया? 50% से ज्यादा देख लिया, 59%, क्योंकि हमारी पृथ्वी बड़ी है। एक बार यहां से देखा, एक बार देखा हमने यहां से। लेकिन अब अगर हम बात करें कि वैसे मून को कहां से देखा जाता है, यानी कि अगर वो ये पूछे कि एक समय में, यानी यहां से अगर हम देखें मून को एक ही समय में, एक व्यक्ति देख रहा है, तो हमको मून केवल और केवल 50% ही दिखाई देता है। यानी कि अगर हम वैसे देखते हैं तो हमें ये केवल और केवल आधा ही मून दिखाई देगा, और ये वाला जो पीछे का हिस्सा है इसका, ये दिखाई नहीं देगा अगर एक ही व्यक्ति देखता है तो ये भी हमें हिस्सा दिखाई नहीं देगा। इस व्यक्ति को केवल केवल ये आधा ही मून दिखाई देगा। लेकिन पूरी पृथ्वी से कितना देखा जा सकता है, तो वो 59% देखा जा सकता है। और ये जो 59% हिस्सा है, ये हर बार सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज हम ये 59% देख लें, उसके बाद कल को मून घूमकर इधर आ जाए तो हम उसका पीछे का हिस्सा भी देख लें। हम हमेशा मून का एक ही हिस्सा देखते हैं। अगर आप जैसे कि कभी ध्यान दिया होगा कि मून पर, चांद पर कुछ धब्बे हैं, वो जिस जगह है ना, वो उसी जगह रहते हैं धब्बे। वो असल में क्या है? वो असल में क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है अभी बताया, एस्ट्रॉइड टकराते हैं प्लेनेट से, उसी तरीके से सैटेलाइट से, यानी कि मून से, चांद से भी टकराते रहते हैं।
तो जब वो टकराते हैं तो वहां पे वो गड्ढा बना देते हैं। तो वही गड्ढे हैं जिसको हम बोलते हैं कि जो हमें देखने में ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है और हम कहते हैं कि चांद पर दाग है। तो ये है, आपको जहां वो क्रेटर है वही दिखाई देगा, कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ये शेप है फिर वो वहां से कहीं और चला गया। ऐसा क्यों? क्या मून मूव नहीं करता? तो मून मूव करता है। को समझने के लिए इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये है चंद्रमा, और ये जो चंद्रमा का जो ये हिस्सा है अफ्रीका, जहां लिखा है ये अफ्रीका महाद्वीप, इसको हम मान लेते हैं कि ये वो हिस्सा है चांद का जो कि हमें दिखाई देता है और हमेशा हमें यही दिखाई देता है। ऐसा क्यों? और आप सभी हैं इस समय पृथ्वी, यानी आप सभी हैं पृथ्वी, ये है चंद्रमा, और ये वो हिस्सा है जो हमें चंद्रमा का हमेशा दिखाई देता है। अब अगर ये चंद्रमा मूव नहीं करता, अभी इसे चारों ओर घूमना तो है ही पृथ्वी के, तो अगर आप देखें अगर ये सिंपल इस तरीके से गति करे तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, यानी अफ्रीका दिखाई नहीं दे रहा, और जब ये यहाँ आ गए तब आपको दिखाई दे रहा अफ्रीका, और जब ये इधर जा रहा है तब आपको दिखाई देगा इंडिया और एशिया भी। यानी कि ऐसी गति तो चांद की है नहीं। अब चांद की गति क्या है? जो उसकी ये वाली गति है, इस गति को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन करने की गति, यानी कि परिक्रमण गति। तो उसकी जो परिक्रमण गति है, और एक गति और होती है ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए, ये होती है रोटेशन। इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन और हिंदी में हम इसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो उसकी जो रोटेशन गति है, इसकी जो रोटेशन गति है और उसकी जो ये रिवॉल्यूशन वाली गति है, यानी परिक्रमण और ये घूर्णन गति, दोनों बिल्कुल बराबर है, पॉइंट टू पॉइंट बराबर है। तो इस वजह से क्या होता है कि अब जैसे ये इस समय दिखाई दे रहा है अफ्रीका, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे यहाँ आए और ये घूर्णन भी करने लगे बराबर गति से, तो हमेशा आपको अफ्रीका ही दिखाई देगा, दूसरा और दिखाई ही नहीं देगा। उसी तरीके से भी पीछे भी जाएगा तो भी इस तरीके से घूमती रहेगी। तो अगर इसकी ये रोटेशन यहाँ दिखाई दिया अफ्रीका, और जब ये जैसे से ये चला ऐसी ऐसी इसकी रोटेशन भी बढ़ने लगी, तो हमेशा ही आपको अफ्रीका ही दिखाई देगा। तो इसी तरीके की गति है चांद की। जो चंद्रमा की रोटेशन है वो बिल्कुल बराबर है रिवॉल्यूशन के, यानी कि घूर्णन गति बराबर है परिक्रमण गति के। और कितनी है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड, यानी पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल मैच करती है। इसी वजह से हमें कभी भी चांद का दूसरा और हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो आप देखिए रोटेशन और रिवॉल्यूशन बराबर है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। अब इसमें अगर ऐसे ही हम देखें, जनरली इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे ही देखें तो इसमें 7 बहुत ज्यादा आ रहा है। 27 डेज 7 आवर, और 43 को भी अगर 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो बनता है 7, और ये 11.47 सेकंड्स, काफी ज्यादा 7 आ रहा है। अब जो मून है, मून में क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स यानी कि गड्ढे हो गए बड़े बड़े काफी। तो ये जो क्रेटर्स हैं, तो गड्ढे हैं तो कुछ पहाड़ भी होंगे वहां पे। चंद्रमा है, चंद्रमा का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है लिबनिट्स, और ये चंद्रमा पर किस तरफ है? चंद्रमा पर नीचे की तरफ है, यानी कि ये साउथ पोल की तरफ है। क्या नाम है? लिबनिट्स। धूमकेतु क्या है? तो ये है असल में पत्थर ही, जिस तरीके से एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड भी एक पत्थर घूम रहे हैं। असल में ये पत्थर, गैस, धूल के कण कुछ भी हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड भी और कॉमेट भी। लेकिन दोनों में अंतर क्यों है? नाम क्यों अलग रखा है? नाम इसलिए अलग रखा, जो एस्ट्रॉइड होते हैं उनका तो एक ऑर्बिट है, अभी बताया कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते रहते हैं और सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो इनका एक ऑर्बिट फिक्स है कि ये इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो कॉमेट्स हैं, धूमकेतु है या पुच्छल तारा है, इनके कोई फिक्स नहीं है। ये कभी इस तरीके से जाएंगे रास्ता काट के, कभी इस तरीके से आएंगे, तो इनका कोई फिक्स नहीं है, ये दूसरों के ऑर्बिट काटते रहते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉमेट्स और इनको हम बोलते हैं धूमकेतु। अब ये इनका क्या है? इरेगुलर ऑर्बिट होता है, यानी घूमते तो सन के चारों ओर ही है, लेकिन इनका जो ऑर्बिट है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता कि हाँ एक पता है कि एक पाथ है, कहीं से इस तरीके से कैसे भी ऐसे, मतलब दूसरों के रास्ते काटते हुए आएंगे। तो ये होते हैं कॉमेट्स। अब जैसे ये है सूर्य, अब ये सूर्य के पास जब कॉमेट आ रहा है, ये जब कॉमेट सूर्य के पास आ रहा है तो सूर्य की गर्मी से ये बिल्कुल पिघल जाता है, और ये जो इसकी रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और बल्कि वो गैस में कन्वर्ट होने लगती है। तो जब ये पुच्छल तारा यानी कि धूमकेतु सन की तरफ आता है, तो जब ये दूर से इस तरीके से आ रहा है तो वहां पर ही हवा में इसका धुआं, एक तरीके से धुआं और बाकी जो गैस, जो ये रॉक है ये काफी ज्यादा मेल्ट होने की वजह से गैस बन जाती है और एक धुआं छोड़ती भी जाती है पीछे।
क्योंकि ये आ रहा है इस तरफ, कॉमेट आ रहा है इस तरफ, तो ये जो धूल है या धुआं है, ये दिखाई देता है इस तरीके से पीछे तक। तो ये कई कई 100 मील तक इसका धुआं दिखाई देता है। तो इसलिए हम देखने में ऐसा लगता है कि ये इसकी पूंछ है, यानी इसकी टेल है, इसलिए हमने इसको बोला था पुच्छल तारा जिसका नाम है। लेकिन हर एक पुच्छल तारे की पूंछ नहीं होती। जब ये सन के पास, सूर्य के पास आ जाते हैं, तब इसकी हमें पूंछ दिखाई देती है। जब ये सूर्य के अंदर गिरना शुरू कर देगा तब हमें इसकी पूंछ दिखाई देगी, जब ये सूर्य के अंदर जाना शुरू कर देगा। और पूंछ की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो अपोजिट रहेगी, यानी सन अगर इस तरफ है तो पूंछ हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब जो एक कॉमेट है हेलिस, जो हेलिस कॉमेट है एक, वो हर 76 साल बाद हमें दिखाई देता है। जो हेलिस कॉमेट है वो इस तरीके से घूमता है और वो हमें हर 76 साल बाद दिखाई देता है, हेलिस कॉमेट। अब यहां तक कॉमेट्स की बात हो गई खत्म। अब हम मून की सिर्फ लास्ट जो हमारे टॉपिक रह गए हैं कि ये लूनर मंथ यानी कि साइनोटिक मंथ यानी चंद्रमास क्या है, और ये साइड्रल मंथ यानी कि नक्षत्र मास क्या है। अभी हमने देख तो लिया कि ये है 29.5 दिन का और ये है 27 सही, या बोल देते हैं अभी 27.5 दिन का। तो ये दिन छोटा क्यों और वो दिन बड़ा क्यों है? ये है सन, ये हमारा है सूर्य। तो ये जो सूर्य है और ये है अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी चक्कर काट रही है इसके सूर्य के इस तरीके से, और ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा चक्कर काट रहा है किसके, पृथ्वी के। तो यहां पर भी पृथ्वी है, ये पृथ्वी यहां थी, अब ये पृथ्वी यहां आ गई, तो भी ये पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य के और ये चंद्रमा चक्कर काट रहा है पृथ्वी के। अब इसी तरीके से अब अगर हम ध्यान से देखें तो आप ही सोचिए, ये चांद यहां पर है और यहां पर ये क्या पोजीशन है इसकी, सूर्य यहां है, चांद यहां है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अमावस्या हो रही है, क्योंकि ये चांद हमको दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य भी इधर है और चांद भी इधर है। तो चांद का हमें एक आधा भाग दिखाई देगा जो कि काली साइड होगा, यानी कि डार्क साइड होगा, क्योंकि जो सूर्य इस तरफ है तो जो चांद का जो उजाले वाला हिस्सा है वो इस बार इस तरफ आ गया है दूसरी साइड, तो यहां हमें दिखाई देगी अमावस्या। अब एक महीना हम किसको बोले, जब दोबारा अमावस्या आए लौट के, यानी ये यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा और दोबारा यहां आ जाएगा, ये हो गया एक महीना। लेकिन पृथ्वी यहां पर एक जगह तो रहेगी नहीं, पृथ्वी तो आ जाएगी आगे। अब यहीं पर ये दोनों मंथ अलग हो जाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नक्षत्र मास क्या है। तो नक्षत्र मास समझने के लिए हमें क्या, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र होते हैं तारों का समूह। एक अलग जो तारों का एक अलग अलग पैटर्न होता है, उन अलग अलग पैटर्न को हम बोलते हैं नक्षत्र। तो अब नक्षत्र में क्या है, हमने पृथ्वी से देखा, अब हमें एक रेफरेंस चाहिए ना। अब ये मून है और ये है पृथ्वी, ये घूम के इस तरीके से आ गया, तो हमें एक रेफरेंस चाहिए कि हाँ मुझे ये यहीं लेकर आना है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये क्या है, वो है नक्षत्र, जो आगे एक तारा दिखाई दे रहा है, तारा एक्स, वो नक्षत्र है। तो जब पृथ्वी यहां पर थी और पृथ्वी ने सूर्य को नहीं देख रही, पृथ्वी इस समय इसको नहीं देख रही है, पृथ्वी देख रही है उस नक्षत्र को, क्योंकि हम निकाले नक्षत्र मास। तो पृथ्वी जब देख रही है उसे नक्षत्र को, तो चांद यहां आ गया बीच में, यानी कि चांद और वो नक्षत्र एक ही सीध में है, पृथ्वी देख रही है। अब ये चांद इस तरीके से घूमेगा धीरे 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 धीरे, और ये जब दोबारा इसके तारे पृथ्वी और चांद एक सीध में आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि हाँ ये दोबारा घूमकर वहीं आ गया है। लेकिन तब तक क्या होगा, पृथ्वी धीरे 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 खिसक कर यहां तक आ गई। जब पृथ्वी यहां तक आ गई, अब चांद जब इस तरीके से यहां था, अब यहां से घुमा 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 इस तरीके से दोबारा यहां आ गया। तो अगर हम बात करें नक्षत्र मास की, यानी कि ये सिड्रेल की, तो अगर हम सिड्रेल की बात करें, ये नक्षत्र की, तो मैं नक्षत्र वाले पे बनाता हूं नए, यानी कि ये नक्षत्र वाला है। और जब ये दोबारा लौट के आ गया, ये है नक्षत्र पहले वाला, हमने चेक किया। जब ये दोबारा लौट के आ जाएगा यहाँ पे नए, और ये दूसरा वाला नए, यानी कि नए 2, यानी नक्षत्र का हमने देखा दूसरा वाला। तो ये चांद जब दोबारा घूम के इस तरीके से यहां आ गया, अब भी देखिए वो तारा है। अब ये तारा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये एक ही तारा है, ये तारे दो नहीं है। ये दो बनाए क्यों गए हैं, क्योंकि ये तारा इन्फिनिटी दूर है, यानी बहुत ज्यादा दूर है। तो जब बहुत ज्यादा दूर होती है तो भले ही थोड़ा सा, जब ये अर्थ यहां से यहां नीचे आएगी, भले ही हल्का सा एंगल आएगा एक तारे को देखने में, लेकिन वो एंगल नेग्लिजिबल होगा। तो हम मान सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल एंगल है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने एंगल मान लिया 0, और एंगल 0 किन लाइंस के बीच होता है, जो लाइन होती है पैरेलल। तो हमने मान लिया कि तारा हमेशा हमारी सीध में ही रहेगा, चाहे अर्थ यहाँ है तो भी तारा ऐसे ही रहेगा,
नीचे आ जाए तो भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाए तो भी तारा वहीं रहेगा सीध में, क्योंकि ये इन्फिनिटी दूर है, इसका एंगल चेंज नहीं होगा इतना। तो इसलिए यहाँ से जब अर्थ ने उस तारे को देखा, यानी नक्षत्र को देखा, उसे चांद दिखाई दिया यहाँ, फिर उसने दिन गिनने शुरू कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो ये चांद जब लौट के आया दोबारा, पृथ्वी आ गई यहाँ तक, अब पृथ्वी ने देखा दोबारा तारे को, तो ये चांद दोबारा यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गया, यानी कौन सी पोजीशन पे, N2 पोजीशन पे। और कितने दिन बाद आया ये, 27 सही 1/3 दिन बाद, यानी 27.32। वैसे असल में वैल्यू होती है 27.32 वैल्यू होती है रियल में। तो 27.32 दिन बाद, यानी 27, अभी फिलहाल हम 27.5 बोलते हैं, यानी कि 27.5 दिन बाद ये दोबारा उसी नक्षत्र को क्रॉस कर रहा है मून। लेकिन अब ये चंद्रमास, यानी कि ये चंद्रमास बड़ा कैसे हो गया? तो चंद्रमास बड़ा ऐसा हुआ, भले ही ये यहाँ पे इस समय अमावस्या थी, लेकिन जब ये 27.5 दिन बाद लौटकर आया है यहाँ पर चांद, तो यहाँ पर तो अमावस्या नहीं हो रही, क्योंकि ये रहा चांद। इसका मतलब यह है कि सूर्य की रोशनी यहाँ से पड़ रही है इस पर, और ये यहाँ से हल्का सा हमें चांद दिखाई देगा, इस तरफ का हिस्सा दिखाई देगा हल्का सा। इसका मतलब चांद तो अभी है, अमावस्या तो नहीं आई। तो अमावस्या कब आएगी? अगर हम बात करें सूरज की, अगर हम सूर्य की बात करें, तो चांद इस समय क्रॉस कर रहा था किसे? सूर्य को। अब हम देख रहे हैं सूर्य को कहां पर? अब हम देख रहे हैं सूर्य को, तो इसको हम बोलते हैं जो चंद्रमास। तो हमने इस पर बना दिया चय और वन, यही चय है और यही नय है, यही नक्षत्र का है स्टार्टिंग है, चंद्रमास की स्टार्टिंग भी यही है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये बीच में था चंद्रमा और ये आगे था सूर्य। तो चंद्रमा सूर्य को क्रॉस कर रहा था, यानी कि अमावस्या। अब जब दोबारा ये यहाँ लौट के आ गए, भले ही 27.5 दिन बाद हमारा नक्षत्र मास खत्म हो गया, लेकिन हमें अभी मतलब नहीं, क्योंकि दोबारा अमावस्या नहीं आई। अमावस्या कब आएगी? जब ये चंद्रमा लौट के दोबारा आएगा सूर्य की अड़ास में, यानी कि बिल्कुल एक सीध में आएगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तब आएगी अमावस्या। इसका मतलब ये चंद्रमा को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलना होगा, इतना। और इतना एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ता है इसको? लगभग 2 दिन के बराबर इसको चलना पड़ता है और चंद्रमा को। यानी कि अमावस्या होने के बाद दोबारा अमावस्या कब आएगी? ये वो आएगी 29.5 दिन बाद, यानी कि 29.5 दिन बाद आएगा चंद्रमास। यानी एक चंद्रमास होता है 29.5 दिन का, और नक्षत्र मास होता है ये 27.32 दिन का। और जो चंद्रमास होता है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक रहता है, जबकि ये पूर्णिमा से पूर्णिमा तक नहीं रहता। आज ये सोलर सिस्टम हमारा, यानी कि सौर मंडल हो जाता है खत्म। और इसके बाद फिर अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में।